जैसे हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही सेम बिल्कुल मिडिवल हिस्ट्री का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास एशियंट के बाद ही शुरू होता है, पता ही है सबको। मिडिवल हिस्ट्री के स्ट्रक्चर में एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है ना, ये 712 AD से लेकर 1707 तक चलता है। 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक की जो हिस्ट्री है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है, मिडिवल हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ समझ जरूर आप सबको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये हिस्ट्री क्यों बांटी गई, ये पार्टीशन क्यों किए गए। ठीक है, तो इसका ये लॉजिक नहीं है कि हिस्ट्री बड़ी है तो 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसका लॉजिक ये है कि इन तीनों समय में भारत का समाज जो है बिल्कुल अलग था। समाज के साथ साथ में भारत की जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, ठीक है, भारत का जो आर्थिक स्ट्रक्चर था, भारत का कल्चर था, संस्कृति थी, वो बिल्कुल अलग अलग रही। ठीक है, तो इस वजह से इसको 3 पार्ट में बांटा गया और ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री का है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। हमें पता है कि मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत में पहले अरब अटैक से या फर्स्ट मुस्लिम अटैक से, और वो अटैक होता है हमारा मोहम्मद बिन कासिम का। जो अरब अटैक होता है, सिंध पर अटैक करता है और सिंध का जो रूलर होता है दाहिर, ठीक है, उसको वो सिंध को जीतता है और लूट के चला जाता है। ये सबको पता है कि जो शुरुआत के लोग होते हैं वो लूटने के लिए आते हैं, उनका मकसद भारत पे रूल करना नहीं होता है। ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, उसके बाद में भारत पर अटैक होता है। बड़ा अटैक जो होता है वो महमूद गजनवी का होता है, 1001 से लेकर 1027, 1001 से लेकर 27 तक 17 बार अटैक होता है। पता है, सबने सुना होगा, सोमनाथ मंदिर को लूटता है महमूद गजनवी। ठीक है, और उसके बाद अगला बड़ा अटैक होता है मोहम्मद गोरी का। इसके अटैक होते हैं 1191 पृथ्वीराज चौहान के साथ में, तराइन का पहला युद्ध। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में पता है गौरी की सहायता कन्नौज के रूलर जयचंद करते हैं। फिर 1194 1194 में चंदावर का युद्ध जिसमें जयचंद हारता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद गोरी का वो था। अच्छा, ये फिर उसके बाद में मोहम्मद गोरी को एक बड़ा राज्य मिल जाता है, वो रूल करना यहाँ पे, उसका मकसद बदल जाता है, लूटने से मकसद उसका चेंज हो जाता है कि यहाँ पर रुक के रूल करे। लेकिन एक चीज जो हम लोग छोड़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में वो ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा और समझना बहुत जरूरी है कि जब ये मिडिवल अटैकर भारत में आए तब भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ पर छोटे छोटे राजा लोग रूल करते थे, लेकिन उनमें से भी 3 डायनेस्टीज ऐसी थी जो बड़ा एरिया कवर कर रही थी या बड़ा हिस्सा उनके पास में था, और ये 3 डायनेस्टीज हमें पढ़नी पड़ती। इसको बोला जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। हमने हालांकि एंशियंट हिस्ट्री में समझने के लिए लिखा था पुष्य, भूत, चालुक्य और पल्लवों के बीच में, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष इस लड़ाई को बोला जाता है, इन 3 डायनेस्टीज को। ठीक है, जब भारत में मुस्लिम अटैक होने शुरू हुए तब उत्तर भारत में पाल वंश, वेस्ट इंडिया में प्रतिहार वंश जिसको गुर्जर प्रतिहार बोला जाता है, और नीचे डेक्कन में राष्ट्रकूट वंश, ये 3 डायनेस्टीज थी। बिहार बंगाल वाला एरिया पाल राजाओं के पास में गोपाल, धर्मपाल सबसे फेमस रूलर, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसने बनवाया था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर। ऐसे प्रतिहार रूलर बहुत फेमस रूलर्स हैं। मिहिर भोज सबसे फेमस रूलर इनका, प्रतिहारों का। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में सबने सुना ही होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट दंत दुर्ग फाउंड करता है, उसके बाद में ये लोग एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं, इन लोगों को ये लोग बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा वन कैलाशनाथ टेम्पल बनवाता है, इंद्र 3, ऐसे बड़े बड़े रूलर्स हुए राष्ट्रकूट में। इसको त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया गोरी का मकसद बदल चुका होता है। गोरी का मकसद हो चुका होता है भारत में राज्य करना, रुककर स्थायी शासन करना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम लोग करते हैं, जब ये त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ चल रहा होता है तो दक्षिण भारत में चोल का रूल होता है, चोल राजाओं का रूल। ठीक है, जिसमें राज राजा वन आते हैं, वृहदेश्वर टेम्पल जो बनवाते हैं, राज राजेश्वर मंदिर, उसके बाद उनका बेटा राजेंद्र वन। ठीक है, पंडित चोल बोलते हैं, सबसे फेमस रूलर राजेंद्र चोल।
उत्तर भारत पर अटैक करता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को भी जीतता है, वो नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जीतता है, ठीक है। तो चोल राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणीय संघर्ष के साथ साथ में। देखो मिडिवल हिस्ट्री क्या है पूरी मिडिवल हिस्ट्री मुस्लिम हिस्ट्री एक तरीके से है, लेकिन उसमें इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, लोग छोड़ देते हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोलों को, और वहीं से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चोल के बारे में बहुत फेमस है, चोलों राजाओं के बारे में नटराज की मूर्तियां बनवाई उन्होंने, शिव के उपासक थे चोल राजा। चोलों की ग्रामीण स्वतंत्रता के बारे में, चोलों का जो ग्रामीण विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बहुत क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि कैसे सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस विलेज चोल राजाओं के होते थे, गाँव के पास कितनी ताकतें होती थी पंचायतों के पास में, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ पता है, मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। मोहम्मद गोरी एक ट्राइब में अपने घर वहाँ जा रहा होता है अफगानिस्तान, और वहाँ पे बीच में खोखर ट्राइब में विद्रोह होता है, खोखर एक जनजाति होती है, वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। अब उसका इतना बड़ा राज्य क्या किया जाए, तो उसके गुलामों में बांट दिया जाता है, और उसका जो दिल्ली वाला राज्य है पूरा वो उसके गुलाम को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम वंश बना देता है, स्लेव डायनेस्टी बना देता है 1206 में, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। ये सल्तनत काल फिर भारत में शुरू हो जाता है। सल्तनत काल में 5 डायनेस्टीज आती हैं, 1 2 3 4 5। देखो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है, सीक्वेंस से ये डायनेस्टीज आती हैं। गुलाम वंश में हम लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक तो पढ़ते ही हैं, कैसे कैसे फिर भारत में मिडिवल देखो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सल्तनत काल से ही भारत में मिडिवल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, मध्यकालीन स्थापत्य कला, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसका फाउंडर माना जाता है, उसका जनक माना जाता है, क्योंकि उसी ने पहली बार ये बिल्डिंग्स बनाने का, कंस्ट्रक्शन करवाने का काम शुरू किया, और उसने कुतुब मीनार की शुरुआत की। हालांकि उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, लेकिन बनवाने की शुरुआत कर दी उसने। तो गुलाम वंश में हम ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, रियल फाउंडर ऐबक का, सल्तनत का। इल्तुतमिश के बारे में बाद में रजिया सुल्तान, सब गुलाम वंश में। रजिया के बाद में बड़ा फेमस रूलर आता है बलबन, उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत फेमस रूलर है। तो ये सब स्लेव डायनेस्टी में है। फिर खिलजी वंश आ जाता है, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। मेन अलाउद्दीन खिलजी है, बहुत छोटी डायनेस्टी है, 1290 से 1320 तक, बस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। पूरा टाइम खिलजी मतलब उसके जो चाचा होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, वो फाउंडर हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, उसके मार्केट रिफॉर्म्स कितने फेमस होते हैं, बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी के सबसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उससे, ठीक है। खिलजी की दक्षिण भारत की विजय, कैसे जो साउथ इंडिया जो बाहर निकल चुका होता है, छोटे छोटे राज्य बन चुके होते हैं वहाँ पर बहुत सारे, जिनमें वारंगल है, ठीक है, काकटिया वंश होता है वहाँ पर, नाम सुना होगा सबने रानी रुद्रम्मा का, ठीक है, काकटिया डायनेस्टी होती है वहाँ पर। ऐसे ही होयसाल वंश बनता है द्वार समुद्र में। देवगिरी, ठीक है, यादव डायनेस्टी होती है देवगिरी की। तो कैसे अलाउद्दीन खिलजी उन सबको कंट्रोल करता है दक्षिण भारत को। इसके बाद तुगलक शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है, तुगलक वंश शुरू होता है। तुगलकों में बहुत फेमस रूलर आता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, वाइजेस्ट फूल ऑफ हिजरा, अपने समय का सबसे बुद्धिमान मूर्ख माना जाता है। कैसे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक निर्णय लेता है, कैपिटल अपनी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करता है ना। तो ये सब तुगलकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका भाई बनता है फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन करवाता है। फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोजा, ऐसे बड़े बड़े शहर, जौनपुर जैसे शहर बनाए गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही उसके निर्णयों की वजह से भारत में अस्थिरता इसकी सल्तनत में फैल जाती है, अनस्टेबिलिटी। राजधानी इधर से उधर करता है, टैक्स बढ़ा देता है दुआब में, और ऐसे ही फिर मैंने अभी बताया टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कर देता है, जिससे उसको बहुत घाटा होता है। तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और हरिहर और बुक्का नाम से 2 हिंदू होते हैं, वो सल्तनत के समय में पहला हिंदू एम्पायर बनाते हैं, विजयनगर साम्राज्य 1336 में। हरिहर और बुक्का राय ये बनाते हैं विजयनगर साम्राज्य, बहुत फेमस एम्पायर, बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे
विजयनगर साम्राज्य में भी 4 डायनेस्टी आती हैं, संगम डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी, सुलुव डायनेस्टी, अराविडु डायनेस्टी, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े फेमस रूलर आते हैं। कृष्णदेव राय आता है तुलुव डायनेस्टी में, बहुत फेमस, आंध्र पितामह के नाम से फेमस है। अष्टदिग्गज होते हैं अपने राज्य में, 8 इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोगों को अष्टदिग्गी का ग्रुप बनाता है वो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर तालीकोटा का युद्ध होता है, पता है विजयनगर और बहमनियों के बीच में हमेशा पुश्तैनी दुश्मनी होती है, बहुत कई साल ये लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर जो लड़ाई होती है इनकी 1565 वाली, तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं उसको, जिसमें विजयनगर हारता है और वहां से इसके साम्राज्य का पतन हो जाता है। हम्पी इनकी कैपिटल होती है, आज भी यूनेस्को की विश्व विरासत में, बहुत फेमस मंदिर हैं। तो विजयनगर राजाओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बहमनी, इनसे लड़ाई होती है इसलिए बहमनी, हसन गंगू फाउंडर होता है, 1347 में बनाता है बहमनी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहमनी एम्पायर, ठीक है। अच्छा, तुगलकों के समय में एक और घटना हुई, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ये दोनों बने हैं विजयनगर और बहमनी। जो तुगलक एक होता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उसी के समय में भारत पर एक 1398 में तैमूर का अटैक होता है, बहुत खतरनाक अटैक। भारत में जो कुछ खतरनाक अटैक हुए उनमें नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, और तैमूर आता है तो पूरी भारत को बर्बाद कर, कहते हैं दिल्ली को गांव बना देता है। लाइन फेमस हो जाती है कि नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक होता है सुल्तान, उसकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक चलती है बस, मतलब दिल्ली के अंदर अभी जो एयरपोर्ट है IGI वहां तक मान लो बस, मतलब दिल्ली को गांव बनाकर चला जाता है, इतना मारकाट करता है और इतना सब लूट के जाता है यहाँ से। फिर कोई रूल करने वाला नहीं होता है भारत पे, ऐसी हालत हो चुकी होती है। तो कहते हैं उसी तैमूर का ही एक सेनापति होता है खिज्र खान, वो आ जाता है और वो कुछ टाइम अपनी सैयद डायनेस्टी चलाता है, 1414 से लेकर 1451 तक। हालांकि कोई बड़े फेमस रूलर नहीं होते हैं क्योंकि कुछ बचा नहीं होता है भारत में, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी चलती है। और फिर एक बहलोल लोदी आता है, वो लोदी वंश बनाता है। लोदियों के बारे में फेमस है, पहली अफगान डायनेस्टी होती है। ये सब देखो तुर्किश ओरिजिन के होते हैं, तुर्किश मूल के। ये पहली अफगान मुस्लिमों की डायनेस्टी बनती है, लोदी डायनेस्टी। बहलोल लोदी बनाता है। फिर आता है सिकंदर लोदी, बहुत फेमस रूलर, आगरा का फाउंडर, आगरा बनाता है वो, आगरा से है। फिर आता है इब्राहिम लोदी, आखिरी लोदी एम्परर। और जब इब्राहिम लोदी आता है तब भारत के दो, एक पंजाब का दौलत खान और एक चित्तौड़ के राणा सांगा, वो लोग बोलते हैं बाबर को इनवाइट कर देते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और बाबर आ जाता है, लेकिन सबको पता है फिर वो जाता नहीं है, ठीक है, और यहीं बैठ जाता है। और फिर पानीपत की लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है और भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है, मुगल वंश। मिडिवल हिस्ट्री में अगली चीज हमें पढ़नी पड़ती है ये मुगल वंश पूरा, ठीक है। मुगलों में पता ही है सबको, हमें मिडिवल हिस्ट्री में सिर्फ 6 मुगल रूलर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 मुगल, जिसमें बाबर है, उसका बेटा हुमायूं है, फिर अकबर है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मिडिवल हिस्ट्री का हमारा, ठीक है। हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि कैसे दीन इलाही रिलीजन चलाता है वो। अच्छा, इसके बाद इसके ये हुमायूं का ही जो टाइम होता है, इसमें 1540 से लेकर 1555 तक भारत में शेरशाह सूरी का रूल चलता है, या सूर डायनेस्टी वंश चलता है। पता है सबको, हुमायूं को शेरशाह सूरी हराता है आके चौसा का युद्ध में 1539 में, फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं भागता है यहाँ से, 15 साल के लिए दिल्ली शेरशाह सूरी छीन लेता है, सूर डायनेस्टी के कंट्रोल में आ जाती है। फिर हुमायूं लौट के आता है जब डायनेस्टी कमजोर हो जाती है, शेरशाह सूरी तो जल्दी मर जाता है। और फिर पानीपत का अकबर बनता है। हुमायूं, अच्छा हुमायूं के बारे में पता ही, हुमायूं आता है उसके बाद में तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, और तब अकबर बनता है बहुत कम उम्र में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, जब अकबर की सेना बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को हराती है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। अकबर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये सब बनवाया उसने, ठीक है। जजिया कर ख़त्म किया, टैक्स तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया ना, बहुत सारी चीज़ें हमें अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर जहांगीर आता है, इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। जहांगीर के समय में पता है सबको कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आती है,
धीरे धीरे वो अपने पैर जमाना शुरू करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं। क्या विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आते हैं जहांगीर के समय में। सूरत में पहली अपनी सेटलमेंट, अपनी बस्ती, फैक्ट्री खोलते हैं ये लोग जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में एक और बड़ी घटना होती है कि जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाता है, ठीक है। और यहाँ से सिखों से जो मुगलों की लड़ाई सिखों से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर शाहजहां आता है। शाहजहां के बारे में पता है, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोलते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग। फेमस बिल्डिंग, जामा मस्जिद दिल्ली की, दिल्ली का रेड फोर्ट, ताजमहल आगरा का ना, ये सब बनवाता है। फिर आता है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के समय जो है ये मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट टाइम चलता है। औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है और यही हमारी मिडिवल हिस्ट्री का एंड है। हम लोगों ने देखो 712 मोहम्मद बिन कासिम से शुरू किया था और 1707 औरंगजेब की डेथ। क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद में ये माना जाता है कि भारत में कोई ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों को रोक सके। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है कि अंग्रेज हावी होने लगते हैं, ठीक है। तो ये 1707 इसकी डेथ होती है। औरंगजेब के, अच्छा देखो, औरंगजेब जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी के टाइम पे, औरंगजेब के समय में भारत में इसके अगेंस्ट कई सारे विद्रोह होते हैं, जिसमें मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में बनता है। मराठों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाद में छत्रपति और पेशवा आ जाते हैं। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य इतना पावरफुल हो जाता है कि जो मुगल रूलर होते हैं औरंगजेब के बाद में, वो मराठों के कंट्रोल में रहने लगते हैं, मराठों के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये सब सिख विद्रोह होता है। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाता है, सिख रिवॉल्ट शुरू होती है। जाट विद्रोह होता है गोकुल चूड़ामन बदन सिंह के नेतृत्व में। बुंदेला विद्रोह महाराजा छत्रसाल के नेतृत्व में ना। तो ये सब औरंगजेब के समय में ये विद्रोह होते हैं, जिसमें मराठों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ये मिडिवल हिस्ट्री का सीक्वेंस है हमारा। अच्छा, मिडिवल हिस्ट्री में दो चीजें और रह जाती हैं। देखो, ये राजाओं की कहानी तो हो गई पूरी शुरुआत से, कैसे 3 अटैकर आए, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था भारत में। याद रखना है, 3 अटैकर, त्रिकोणीय संघर्ष, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में। फिर सल्तनत काल आ जाती है, 5 डायनेस्टी। सल्तनत काल के बीच में, तुगलकों के बीच में हमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ना है। उसके बाद में मुगल शुरू हो जाते हैं हमारे पास में। मुगलों में हुमायूं के पास में हमें शेरशाह सूरी पढ़ना होता है, 1540 से 55, सूर डायनेस्टी। और औरंगजेब के टाइम में ये विद्रोह होते हैं और इनके बारे में पढ़ना होता है। इसको छोड़कर मिडिवल हिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट और टॉपिक रह जाते हैं। उसमें एक है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट शुरू होता है भारत में, ठीक है। भारत में बड़े बड़े पोएट्स आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि सगुण और निर्गुण शाखा के 2 भक्ति आंदोलन के कवि आते हैं, ठीक है। सगुण में हम लोग देखते हैं कि कैसे मीरा, तुलसी, रसखान, ये लोग आते हैं। निर्गुण में कबीर जैसे पोएट आते हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन पूरा हमें पढ़ना पड़ता है। एकनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव संत, महाराष्ट्र के संत सब। और ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है या भक्ति आंदोलन का समकक्ष है, जिसको हम लोग सूफी मूवमेंट बोलते हैं। भारत में सूफियों की शुरुआत होती है। चिश्तिया शाखा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ से चिश्ती परंपरा की शुरुआत होती है। तो सूफी परंपरा डेवलप होती है। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये और हम साथ में पढ़ लेते हैं। और ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा होता है कि ऐसे हमें मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में बताया आपको कि कैसे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और पढ़ना है। अच्छा, इसके जो डिटेल्ड जो क्लास हैं, लेक्चर्स हैं, वो हमारे इसी यूट्यूब जो चैनल है उस पर मैं आगे धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। और ऐप का लिंक भी यहाँ पर दिया होगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें भी कुछ लेक्चर जो हमारे विमर्श ऐप पे हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आगे जो लेक्चर्स होंगे, ऐसे ही मैं स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, ठीक है। थैंक यू।